नमस्कार। और आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के ग्रामीण रोजगार की दुनिया में आए एक कह सकते हैं भूचाल पर बात करेंगे। जी। एक ऐसी योजना मनरेगा जो लगभग 20 सालों से हमारे सिस्टम का हिस्सा थी, उसे हटाकर अब एक बिल्कुल नया कानून लाया गया है। जी, और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अब इतिहास बन चुका है। और इसकी जगह ली है एक नए कानून ने, जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। छोटे में कहे तो वीबीजी रामजी यानी वीबीजी रामजी। हमारे पास इस पर सरकारी दस्तावेज हैं, कई न्यूज आर्टिकल्स के विश्लेषण हैं और एक्सपर्ट्स की राय भी है। आज हमारा मकसद इस पहेली को सुलझाना है कि ये नई योजना असल में है क्या, ये मनरेगा से कितनी अलग है और इसका ग्रामीण भारत के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि शुरुआत हमें इसी सवाल से करनी चाहिए कि आखिर मनरेगा को बदलने की नौबत ही क्यों आई। बिल्कुल वही मेरा अगला सवाल था। इतना बड़ा स्थापित कानून, उससे बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, ये सवाल ही पूरी कहानी की जड़ है। 2005 में जब मनरेगा आया तो वो एक क्रांतिकारी कदम था। वो सिर्फ एक स्कीम नहीं थी, नहीं। बल्कि पहली बार देश के ग्रामीण नागरिकों को काम का कानूनी अधिकार दिया गया था। राइट टू वर्क। जी, यानी सरकार की जिम्मेदारी थी कि हर ग्रामीण परिवार को 1 साल में 100 दिन का अकुशल शारीरिक काम दे। और ये मांग पर आधारित था, मतलब लोग काम मांगते थे और 15 दिन के अंदर सरकार को काम देना पड़ता था। हाँ, और अगर नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देना होता था। ये एक बहुत बड़ी गारंटी थी। सही बात है। और इसकी फंडिंग का तरीका भी बहुत सीधा था। मजदूरों की दिहाड़ी का 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी। राज्यों पर तो कोई खास बोझ नहीं था। नहीं, राज्यों पर सिर्फ बेरोजगारी भत्ते और सामान पर होने वाले खर्च के एक छोटे हिस्से की जिम्मेदारी थी। और इसका एक बहुत ही सकारात्मक नतीजा भी देखने को मिला, खासकर महिलाओं के मामले में। बिल्कुल, हमारे स्रोतों में ये आंकड़ा बार बार आता है। 2014 में जहां मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48% थी, वो 2025 तक बढ़कर करीब 58% हो गई। इसने सीधे तौर पर ग्रामीण महिलाओं के हाथ में पैसा दिया, उन्हें आर्थिक ताकत दी। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर ये इतना सफल था तो फिर बदलाव की बात क्यों उठी? मतलब दिक्कतें कहाँ आ रही थीं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। समय के साथ इसमें कई बड़ी ढांचागत दिक्कतें सामने आने लगी। सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्टाचार। फर्जी जॉब कार्ड, कागजों पे काम। जी, फर्जी जॉब कार्ड बनाकर कागजों पर रोजगार दिखाना और पैसे की हेराफेरी ये आरोप आम हो गए थे। और काम की क्वालिटी का भी मुद्दा था। हाँ, दूसरा बड़ा मुद्दा वही था। योजना के तहत बने कई एसेट्स, मतलब संपत्तियां, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। और एक और दिलचस्प बात जो हमारे सूत्र बताते हैं वो है राज्यों का रवैया। हाँ, क्योंकि दिहाड़ी का सारा पैसा केंद्र से आ रहा था, तो कई राज्य सरकारें इसे लागू करने में बहुत दिलचस्पी नहीं लेती थी। मतलब एक तरह से ओनरशिप की कमी थी। बिल्कुल, उनके लिए ये एक तरह से केंद्र की योजना थी। ऊपर से पिछले कुछ सालों में योजना में लोगों का रजिस्ट्रेशन भी घट रहा था। इन सब ने मिलकर एक ऐसी जमीन तैयार की जहां सरकार को लगा कि अब एक बड़े बदलाव का वक्त आ गया है। तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के वादे के साथ आई है नई योजना वीबीजी लांजी। चलिए अब इसे समझते हैं। जी, इसका नाम ही बहुत कुछ कहता है, विकसित भारत गारंटी। तो क्या अब फोकस सिर्फ रोजगार की गारंटी से हटकर विकास पर आ गया है? हाँ, यही सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब ये सिर्फ एक सामाजिक सुरक्षा का जाल नहीं है, बल्कि इसे विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय मिशन से जोड़ा गया है। यह विधेयक दिसंबर 2025 में लोकसभा में पास हुआ और 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह कानून बन गया। तो अब सिर्फ गड्ढे खोदने या तालाब बनाने जैसा काम नहीं होगा। सोच उससे कहीं आगे की है। अब कामों को 4 मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है। अच्छा। पहला, जल सुरक्षा। दूसरा, कोर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें, पुलियां। तीसरा, आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऐसे काम जिनसे लोगों की कमाई के स्थायी साधन बने। और चौथा? और चौथा, जो आज के समय में बहुत जरूरी है, चरम मौसम और आपदा से बचाव के काम। इसका मतलब अब जो भी काम होगा वो एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा होगा। मुझे याद है हमारे दस्तावेजों में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का जिक्र था। इसका यहाँ क्या रोल है? ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अब हर काम को विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के तहत पहले से प्लान किया जाएगा। प्री प्लान होंगे। जी,
फिर इन योजनाओं को ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर एक विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में जोड़ा जाएगा। एक तरह का डिजिटल मैप? हाँ, आप एक डिजिटल नक्शे की तरह समझ सकते हैं जिस पर देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जानकारी होती है और इसे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा, ताकि सब कुछ एक दूसरे से तालमेल में हो। बिल्कुल, मतलब अब गांव का तालाब भी देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नक्शे का एक हिस्सा होगा। तो विजन तो बहुत बड़ा है, विकास से जोड़ने की बात है, लेकिन जैसा कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल्स। जमीनी स्तर पर एक मजदूर के लिए या एक ग्राम पंचायत के लिए असल में क्या बदल रहा है? हाँ, ये समझना जरूरी है। हमारे स्रोतों ने इन बदलावों को करीब 10 मुख्य पॉइंट्स में बांटा है। एक एक करके इन्हें समझते हैं। जरूर। सबसे पहला और हेडलाइन वाला बदलाव है काम के दिनों में। मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी थी। VBGRAMG में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। 25 दिन से ज्यादा? सुनने में तो ये मजदूरों के लिए बहुत अच्छी खबर लगती है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो हमारे स्रोतों में है वो फंडिंग को लेकर है, और वो शायद राज्यों को उतना अच्छा ना लगे। हाँ, और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। कैसे? मनरेगा में दिहाड़ी का 100% पैसा केंद्र देता था। अब VBGRMG में केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का बंटवारा होगा। अच्छा, कितना? सामान्य राज्यों के लिए ये 60-40 का अनुपात होगा, यानी 60% केंद्र और 40% राज्य। 40% का बोझ राज्यों पर? ये तो पूरी जिम्मेदारी का ढांचा ही बदल रहा है। बिल्कुल, और पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए ये 90-10 का होगा। क्या हमारे स्रोत ये बता दें कि इसके पीछे सोच क्या है? क्या ये राज्यों को और ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश है? एक तर्क ये है कि जब राज्य का अपना पैसा लगेगा तो वे योजनाओं को लागू करने और भ्रष्टाचार पर ज्यादा गंभीरता से नजर रखेंगे। उनमें एक ओनरशिप की भावना आएगी। जी, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इससे उन गरीब राज्यों पर भारी बोझ पड़ सकता है जिनके पास पहले से ही संसाधनों की कमी है। और तीसरा बदलाव इसी से जुड़ा है, जो बजट के तरीके में है। मनरेगा मांग आधारित थी, लेकिन ये नई योजना बजट सीमित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। मांग आधारित होने का मतलब था कि मनरेगा का बजट तय नहीं होता था। हाँ, जितनी काम की मांग आती सरकार को उतना पैसा देना पड़ता था। कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। लेकिन अब VBGRAMG बजट सीमित है। केंद्र हर साल राज्यों के लिए एक मानक आवंटन यानी एक फिक्स्ड बजट तय करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पैसे का नल हमेशा खुला नहीं रहेगा। मान लीजिए किसी राज्य का बजट अक्टूबर में ही खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? सैद्धांतिक रूप से हाँ, अगर राज्य उस तय बजट से ज्यादा खर्च करता है तो वो अतिरिक्त पैसा उसे खुद अपनी जेब से देना होगा। ये मनरेगा की असीमित गारंटी वाली सोच से बिल्कुल अलग है। जी, ये योजना को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और वित्तीय रूप से अनुशासित बनाने की कोशिश है। ठीक है, चौथा बदलाव काफी चौंकाने वाला है और खेती किसानी से जुड़ा है। काम पर एक मौसमी रोक का प्रावधान। जी, ये एक बिल्कुल नई चीज है। अक्सर शिकायत रहती थी कि मनरेगा की वजह से खेती के पीक सीजन में, बुआई और कटाई के समय, हाँ, उस समय किसानों को मजदूर नहीं मिलते। इससे निपटने के लिए अब राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि वे साल में 60 दिनों के लिए इस योजना के तहत काम रोक सकते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सरकार अब आधिकारिक तौर पर कह रही है कि खेती के मौसम में ये योजना बंद हो सकती है। ये एक तरह का नीतिगत संतुलन साधने की कोशिश है, रोजगार गारंटी और कृषि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के बीच। पांचवा अंतर योजना के दायरे को लेकर है। मनरेगा तो पूरे ग्रामीण भारत में लागू था, क्या VBGRAMG भी ऐसा ही होगा? नहीं, यहीं पर एक और बड़ा बदलाव है। मनरेगा एक सार्वभौमिक अधिकार था, लेकिन VBGRAMG को केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ अधिसूचित क्षेत्रों में ही लागू किया जाएगा। नोटिफाइड एरियाज, मतलब ये हर गांव में अपने आप लागू नहीं होगा। केंद्र तय करेगा कि योजना कहां चलेगी। बिल्कुल, ये सवाल आलोचक उठा रहे हैं। सरकार का तर्क है कि इससे संसाधनों को उन जगहों पर फोकस किया जा सकेगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये केंद्र को ज्यादा नियंत्रण भी लेता है। जी, और योजना के कवरेज को सीमित कर सकता है। छठा और सातवां बदलाव काम की प्लानिंग और तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ा है। तकनीक को लेकर क्या खास है? तकनीक पर बहुत ज्यादा जोर है। भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने के लिए AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, कामों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए GPS का इस्तेमाल और मजदूरों की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य किया गया है। ये तो पारदर्शिता के लिए अच्छा कदम लगता है।
लेकिन हमारे देश में जहां कई गांवों में ठीक से मोबाइल नेटवर्क तक नहीं आता, वहां क्या ये तकनीक मजदूरों के लिए एक नई मुसीबत नहीं बन जाएगी? ये इसका दूसरा पहलू है। इरादा अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग हो सकती है। तो तकनीक एक दो-धारी तलवार है। 8वां और 9वां पॉइंट मजदूरों की दिहाड़ी से जुड़ा है। एक तरफ अच्छी खबर है तो दूसरी तरफ एक पुरानी शिकायत को नजरअंदाज किया गया है। अच्छी खबर ये है कि वेतन भुगतान के लिए अब ज्यादा सख्त समय सीमा तय की गई है। पैसा हर हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर मजदूर के खाते में डालना होगा। ये तो बात अच्छा है। और शिकायत क्या है? शिकायत दिहाड़ी की दर को लेकर है। ये बिल इस बात पर चुप है कि मजदूरी को महंगाई से कैसे जोड़ा जाएगा। अच्छा, तो वो समस्या अभी भी है। जी, ये मनरेगा के समय से ही एक बड़ी समस्या रही है कि दिहाड़ी की दरें बाजार दरों से बहुत कम होती हैं। इस पर कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं है। और आखिर में 10वां बदलाव प्रशासनिक खर्च को लेकर है। हाँ, योजना को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से चलाने के लिए प्रशासनिक खर्च की सीमा को कुल बजट के 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, ताकि मॉनिटरिंग और काम का लेखा जोखा बेहतर हो सके। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। एक तरफ काम के दिन बढ़ाए गए हैं, कामों को देश के विकास से जोड़ने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ राज्यों पर 40% का वित्तीय बोझ, बजट की एक सीमा। और योजना अब हर जगह लागू नहीं होगी। बिल्कुल। अगर आप इसे एक लाइन में समझना चाहें तो ये ग्रामीण रोजगार गारंटी की पूरी सोच को अधिकार आधारित मॉडल से विवेकाधीन और अनुपालन आधारित मॉडल की तरफ ले जाता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? अधिकार आधारित से विवेकाधीन। देखिए, मनरेगा में काम मांगना आपका कानूनी हक था। अगर सरकार आपको काम नहीं दे पाती तो ये उसकी जवाबदेही थी और उसे हर्जाना देना पड़ता था। अब नई व्यवस्था में अगर काम नहीं मिलता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है राज्य का बजट खत्म हो गया हो, या वो इलाका अधिसूचित ना हो, या कोई तकनीकी दिक्कत आ गई हो। जी, ऐसे में काम न मिलना सरकार की सीधी जवाबदेही नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का नतीजा माना जा सकता है। हक और मर्जी का यही बुनियादी फर्क है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या वीबीजी रामजी योजना मनरेगा की कमियों जैसे भ्रष्टाचार और खराब क्वालिटी के काम को दूर करके ग्रामीण भारत को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक प्रभावी कदम साबित होगी? या फिर बजट पर लगाम और राज्यों पर बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर रोजगार की गारंटी को ही कमजोर कर देगी? ये देखना होगा कि दक्षता और सामाजिक सुरक्षा के बीच ये नया कानून कैसे संतुलन बनाता है। इस प्रकार इस सचित्र ऑडियो के माध्यम से हम लोगों ने वीबीजी रामजी योजना के महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब आगे हम मनरेगा और वीबीजी रामजी योजना के पक्ष और विपक्ष में चर्चा करेंगे, ताकि इस दोनों टॉपिक पे हमारा स्टैंड एकदम क्लियर हो जाए। आइए अब हम मनरेगा और वीबीजी रामजी योजना के पक्ष और विपक्ष में किए गए डिबेट्स को सुनते हैं। द डिबेट में आपका स्वागत है। लगभग 2 दशक से भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाला एक कानून है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। अब केंद्र सरकार इसे एक नए कानून से बदलने का प्रस्ताव ला रही है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी। तो आज हमारी चर्चा का मुद्दा यही है, क्या ये नया बिल ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में एक जरूरी सुधार है जो इसे ज्यादा असरदार और टिकाऊ बनाएगा, या फिर क्या ये मनरेगा के उस मूल विचार को ही खत्म कर रहा है जो हर ग्रामीण नागरिक को काम का अधिकार देता था? देखिए, मेरा मानना है कि वीबीजी रामजी एक जरूरी और वक्त के साथ किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जो मनरेगा की पुरानी खामियों को दूर करके इसे विकसित भारत के बड़े लक्ष्य से जोड़ता है। और मैं इसे बिल्कुल एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा कदम है जो हमें पीछे ले जाएगा। ये मतलब काम के अधिकार को छीनकर उसे एक तरह से सरकार की मेहरबानी में बदल रहा है। ये एक अधिकार आधारित ढांचे को बजट पर निर्भर और सरकार नियंत्रित कार्यक्रम बनाने की कोशिश है। और देखिए, अधिकार और मेहरबानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, मनरेगा की कुछ बुनियादी कमियों से हम सब वाकिफ हैं। पैसों का गलत इस्तेमाल, आधे अधूरे और सच कहूं तो खराब क्वालिटी के काम का बनना। वीबीजी राम इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए लाया गया है। ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं बल्कि एक विकास मिशन है। सबसे पहली और सीधी बात,
काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए जा रहे हैं। ये मजदूरों के लिए ज्यादा आमदनी की गारंटी है। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव ये है कि अब काम बिखरावा नहीं होगा। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के तहत काम की प्लानिंग पहले से होगी और उसे 4 खास क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा, जैसे जल सुरक्षा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे ये पक्का होगा कि जो भी बने वो टिकाऊ हो और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को पूरा करे। और हाँ, बायोमेट्रिक हाजिरी जैसी टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी। 125 दिन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वादा खोखला है अगर काम की गारंटी ही ना हो। और यही इस नए बिल की सबसे बड़ी समस्या है। ये मनरेगा की आत्मा यानी मांगने पर काम के अधिकार को ही खत्म कर देता है। अब केंद्र सरकार एक मानक आवंटन यानी नॉर्मेटिव एलोकेशन तय करेगी, जिसका सीधा मतलब है कि योजना अब लोगों की मांग पर नहीं बल्कि सरकार के बजट पर चलेगी। आप सोचिए, जब किसी इलाके में सूखा पड़ता है और लोगों को काम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब हो सकता है कि सरकार कहे, माफ कीजिए, इस काम के लिए बजट खत्म हो गया है। इसके अलावा जो 60-40 की लागत साझेदारी की बात है, जिसमें 40% खर्च राज्यों को उठाना होगा, ये गरीब राज्यों पर जबरदस्त बोझ डालेगा। जिन राज्यों में पलायन ज्यादा है और जिन्हें इस योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे इस बोझ के तले दब जाएंगे और नतीजा ये होगा कि वो काम की मांग को कागजों पर दर्ज ही नहीं करेंगे। 1 मिनट, आप इसे बोझ कह रही हैं, मैं इसे जिम्मेदारी कहती हूँ। जब राज्य भी अपनी जेब से 40% पैसा लगाएंगे तो वे ये पक्का करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे कि पैसा सही जगह लगे और काम की क्वालिटी अच्छी हो। ये सहकारी संघवाद को मजबूत करता है, जहां राज्य सिर्फ केंद्र से पैसा लेने वाले नहीं बल्कि विकास में बराबर के भागीदार बनते हैं। क्या ये एक बेहतर मॉडल नहीं है? आप इसे सहकारी संघवाद कह रहे हैं, लेकिन क्या ये असल में उन राज्यों को सजा देने जैसा नहीं है जो पहले से ही गरीब हैं? आप बिहार या झारखंड जैसे राज्य से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो महाराष्ट्र या गुजरात जितना पैसा इस योजना पर खर्च कर पाएगा? उन पर तो हजारों करोड़ों का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इसका सीधा असर लोगों के काम मांगने के अधिकार पर पड़ेगा। राज्य सरकारें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने और काम की मांग दर्ज करने से बचेंगी ताकि उन्हें अपना 40% हिस्सा ना देना पड़े। यानी जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं तक यह योजना नहीं पहुंचेगी। ये तो अधिकार को सीमित करना हुआ, न कि जिम्मेदारी बढ़ाना। अच्छा, चलिए आपके 125 दिन वाले सवाल पर वापस आते हैं। 100 से 125 दिन, ये 25% की सीधी बढ़ोतरी है। इसे आप खोखला कैसे कह सकते हैं? ये मजदूरों के लिए एक ठोस फायदा है। और जहां तक काम के अधिकार को सीमित करने की बात है, उसे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी देखना होगा। नए बिल में खेती के पीक सीजन यानी बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों का एक पॉज विंडो रखा गया है। इसका मकसद ये है कि उस समय किसानों को मजदूरों की कमी न हो। जब खेती मजबूत होगी तो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ये एक संतुलित तरीका है जो एक मजदूर की जरूरत और पूरे गांव की खेती की जरूरत दोनों का ध्यान रखता है। ये बात सोचने वाली है। मतलब आपका कहना है कि मनरेगा की वजह से खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे, लेकिन क्या सरकार के पास इसका कोई ठोस डेटा है या ये सिर्फ बड़े जमींदारों के फायदे के लिए बनाई गई एक धारणा है? असलियत तो ये है कि मनरेगा ने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सौदेबाजी की ताकत दी थी। उनके पास एक विकल्प था जिसकी वजह से वे बेहतर मजदूरी की मांग कर सकते थे। अब इस पॉज विंडो के दौरान जब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा तो वे जमींदारों की दी हुई कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर हो जाएंगे। और ये भी मत भूलिए कि संसदीय स्थायी समिति ने काम के दिन बढ़ाकर 150 करने की सिफारिश की थी। ये बिल तो उस सिफारिश से भी 25 दिन कम दे रहा है, तो ये बढ़ोतरी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बताई जा रही है। लेकिन संपत्ति की क्वालिटी का क्या? मनरेगा की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि काम अक्सर बिना किसी प्लानिंग के होता था। कहीं तालाब खोदना शुरू हुआ और अधूरा रह गया, कहीं ऐसी सड़क बनी जो कहीं नहीं जाती। इससे सरकारी पैसे की बर्बादी होती थी। VBGRMG में ऐसा नहीं होगा। इसमें विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ा जाएगा। मतलब हर काम एक बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा होगा। इससे जो भी बनेगा, चाहे वो तालाब हो, सड़क हो या कोई और ढांचा, वो टिकाऊ होगा और पूरे समुदाय के काम आएगा। ये सरकारी पैसे का कहीं ज्यादा बेहतर और कुशल इस्तेमाल है। आपने जिसे मनरेगा की कमजोरी कहा, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
उसका मांग पर आधारित होना। इसका मतलब था कि सरकार लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह थी। जब कोविड-19 महामारी आई और लाखों मजदूर शहरों से गांव लौटे, तो मनरेगा ही उनका एकमात्र सहारा बना। तब किसी ने ये नहीं देखा कि संपत्ति परफेक्ट बन रही है या नहीं। तब जरूरी था लोगों को जिंदा रखना। मनरेगा पहले सामाजिक सुरक्षा थी, फिर संपत्ति निर्माण। ये नया बिल इस प्राथमिकता को पलट रहा है। अब नौकरशाह और दिल्ली में बैठे अधिकारी तय करेंगे कि काम कब और कहां होगा, लोगों की जरूरत नहीं। यह अधिकार को एक ऐसी खैरात में बदल देता है जो बजट और बाबुओं की मर्जी पर निर्भर होगी। लेकिन उस सामाजिक सुरक्षा के नाम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसका क्या जवाबदेही की बात कौन करेगा? मुझे लगता है कि यहीं पर टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। मनरेगा में फर्जी हाजिरी और पैसे के रिसाव की शिकायतें आम थीं। VBGRMG में बायोमेट्रिक हाजिरी, GPS आधारित निगरानी और धोखाधड़ी पकड़ने के लिए AI सिस्टम को जरूरी बनाया गया है। इससे ये पक्का होगा कि पैसा सीधे सही मजदूर के बैंक खाते में पहुंचे और काम वाकई जमीन पर हो। ये एक आधुनिक और जवाबदेही सिस्टम बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आप जिसे पारदर्शिता का साधन कह रहे हैं, वो असल में गरीबों को बाहर करने का एक गेट कीपर बन गया है। जरा उड़ीसा या छत्तीसगढ़ के किसी दूर दराज के आदिवासी गांव की कल्पना कीजिए। वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या सर्वर डाउन है। एक महिला मजदूर काम पर आती है, लेकिन नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम यानी NMMS ऐप पर उसकी हाजिरी नहीं लग पाती। सिस्टम के लिए वो उस दिन काम पर आई ही नहीं। बिना किसी गलती के उसकी उस दिन की दिहाड़ी काट ली जाती है। संसदीय समिति ने खुद इस ऐप की अविश्वसनीयता पर चिंता जताई है। यह व्यवस्था जवाबदेही को सरकार से हटाकर उस गरीब मजदूर पर डाल देती है, जिसे अब यह साबित करना है कि सिस्टम की गलती के बावजूद वो काम पर था। ये कैसा न्याय है? मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन तकनीकी दिक्कतों को सुधारा जा सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश ही छोड़ दें। और मजदूरों के अधिकारों के लिए दूसरे प्रावधान भी तो हैं, जैसे नए बिल में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। अगर कोई काम मांगता है और उसे 15 दिन में काम नहीं मिलता, तो उसे भत्ता मिलेगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान हर हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में करने का नियम और भी सख्त बनाया गया है। ये मजदूरों को सुरक्षा देता है। यहां भी एक बहुत बड़ा लूपहोल है जिसे समझना जरूरी है। बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान कागज पर तो है, पर उसे लगभग बेअसर कर दिया गया है। नए नियमों में लिखा है कि भत्ता तभी मिलेगा जब काम की मांग अधिसूचित क्षेत्र यानी नोटिफाइड एरिया में की गई हो। अब सोचिए, वही गरीब राज्य जो अपना 40% हिस्सा बचाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करेगा? वो बस अपने ज्यादातर इलाकों को काम के लिए अधिसूचित ही नहीं करेगा। और जैसे ही कोई इलाका अधिसूचित नहीं है, सरकार की बेरोजगारी भत्ता देने की कानूनी जिम्मेदारी खत्म। तो कागज पर भत्ता है, पर जमीन पर उसे हासिल करने का रास्ता बंद कर दिया गया है। ये अधिकार के साथ एक भद्दा मजाक है। महिलाओं की भागीदारी के बारे में क्या कहेंगे? मनरेगा ने महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी भूमिका निभाई। 2014 में जहां महिलाओं की भागीदारी करीब 48% थी, वो 2024 तक बढ़कर लगभग 58% हो गई। नया कानून भी महिलाओं को काम में प्राथमिकता देने की इस प्रतिबद्धता को जारी रखता है। प्रतिबद्धता जारी रखना अच्छी बात है, पर हमें ये समझना होगा कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी इतनी ज्यादा क्यों थी। इसका एक बड़ा कारण था योजना का लचीलापन और मांग आधारित होना। महिलाएं अपने घर के पास अपनी सुविधानुसार काम कर सकती थी। अब जो ये नया, ज्यादा प्रतिबंधात्मक और पहले से तयशुदा योजनाओं वाला मॉडल है, क्या वो महिलाओं को वही लचीलापन दे पाएगा? जब काम की जगह और समय नौकरशाही तय करेगी, तो क्या महिलाएं घर और खेती का काम छोड़कर उसमें उतनी ही आसानी से शामिल हो पाएंगी? मुझे शक है कि ये नया ढांचा इस गति को बनाए रख पाएगा, खासकर जब काम की उपलब्धता ही सरकार के बजट और मर्जी पर निर्भर करेगी। आखिर में मैं अपनी बात को इस तरह रखना चाहूंगी, VBGRAMG एक दूरदर्शी सुधार है। यह मनरेगा के सुरक्षा कवच को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से मजबूत और आधुनिक बना रहा है। यह जवाबदेही, टिकाऊ संपत्ति निर्माण और राष्ट्रीय विकास के साथ ग्रामीण रोजगार को जोड़कर एक बेहतर, असरदार और पारदर्शी सिस्टम बनाता है। यह सिर्फ रोजगार देने के बारे में नहीं है,
बल्कि यह लोगों को सही मायने में मजबूत बनाने और विकसित भारत के निर्माण के बारे में है। और मैं ये कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि यह बिल मनरेगा की प्रगतिशील भावना और उसके कानूनी अधिकार के ढांचे को पूरी तरह से कमजोर करता है। यह काम के कानूनी अधिकार को सरकार की विवेकाधीन कृपा में बदल देता है। यह राज्यों पर, खासकर गरीब राज्यों पर, एक अनुचित वित्तीय बोझ डालता है और ये टेक्नोलॉजी के नाम पर सबसे कमजोर लोगों को व्यवस्था से बाहर करने का खतरा पैदा करता है। संक्षेप में, यह ग्रामीण गरीबों से एक महत्वपूर्ण कानूनी हथियार छीनकर उसे एक सीमित, बजट पर निर्भर और सरकार द्वारा नियंत्रित कार्यक्रम में बदल रहा है। तो ये साफ है कि दोनों योजनाओं के पीछे की सोच में, उनकी फिलॉसफी में एक बुनियादी अंतर है। एक का जोर अधिकार आधारित सामाजिक सुरक्षा पर है और दूसरे का जोर पहले से नियोजित विकास और सरकारी खजाने पर नियंत्रण रखने पर है। इन अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझना वाकई जरूरी है और इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिसकी पड़ताल की जा सकती है।